नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। और हरियाणा में चुनाव संपन्न हो गया है। ईवीएम में किस्मत कैद हो गई है, फैसला जनता ने कर दिया है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आखिर किसके साथ जनता गई, अनुमान फिलहाल क्या है। तो बड़ी और अहम खबर, हरियाणा चुनाव के लिए एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो आने लगे हैं। रिपब्लिक एग्जिट पोल में कांग्रेस को फिलहाल बढ़त मिल रही है। भास्कर एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। शाम 5 बजे तक आज 61% मतदान हुआ है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत का दावा कर रही हैं। शाम 5 बजे तक 61% मतदान हुआ है। मतदान का हिसाब ये बता रहा है कि लोग घरों से निकले और उन्होंने मतदान में भाग लिया है। और ये आपको बता दें कि रिपब्लिक का जो एग्जिट पोल है उसमें फिलहाल कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल रही हैं, इन 90 जो विधानसभा की सीटें हैं। और भास्कर की अगर हम बात करें तो भास्कर में भी यही हालात फिलहाल नजर आई है। देखिए रिपब्लिक एग्जिट पोल आप देखिए, कांग्रेस को 59 सीटें यानी बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी को 21, आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं मिल रही है। बीएसपी को 4 सीटें और जेजेपी को 2 सीटें फिलहाल मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो ये हालात आपको नजर आ रहा है। और भास्कर एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं? 44 से 54 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, बीजेपी को 19 से 29, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, बीएसपी को 1 से 5 सीट और जेजेपी को 1 सीट मिल सकती है। तो भास्कर का एग्जिट पोल ये बताता है कि कांग्रेस की सीटें ज्यादा आ रही हैं और रिपब्लिक का एग्जिट पोल भी ये बताता है कि सीटें ज्यादा कांग्रेस की आ रही हैं। और आने वाले वक्त में कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि हमें यहां पर बहुमत फिलहाल मिलेगा, लेकिन क्या होगा आगे ये तो तय होगा 8 तारीख को पूरी तरह से फाइनल नतीजे। लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तमाम जो मुद्दे थे उन पर भी हम चर्चा करेंगे, उन पर भी हम बात करेंगे, अपने सहयोगियों से भी बात करेंगे, वरिष्ठ पत्रकारों से भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो 90 सीटों के एग्जिट पोल हैं वो सामने आ गए हैं और उनमें कांग्रेस को बढ़त फिलहाल मिलती हुई दिख रही है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ अनिल त्यागी सर जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एनके सिंह साहब जुड़ गए हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे सहयोगी विकास चंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विकास, पहला सवाल आपसे कर रहा हूं, फिर मैं एनके सिंह साहब के पास जाऊंगा। बड़ी बात यह है कि इस बार जो एग्जिट पोल है वो बताते हैं बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। क्यों ऐसा हुआ? जो संघ की रिपोर्ट है वो 18 से 20 सीट की है और बीजेपी ने जो अपनी सर्वे कराई, जो उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो फीडबैक दिया जाता है, बीजेपी के पास अपनी एक व्यवस्था है जानकारी लेने की, तो उसके मुताबिक 26 से 32 सीटों आ रहे थे। और ये बात बिल्कुल सही है कि आप देखें 10 साल की उनकी सत्ता थी और वो मान रहे थे कि हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है और खट्टर का जो नेतृत्व था वो बहुत नुकसान पहुँचाया। आप देख लें कि पूरे हरियाणा विधानसभा चुनाव में खट्टर की कहीं तस्वीर नहीं लगी। जो व्यक्ति 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहा उसकी कहीं तस्वीर न लगाई जाए और उन इलाकों में न लगाई जाए जिन इलाकों से वो आते हैं, जहां पे कहा जाता था कि खट्टर की पकड़ है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं उनके खिलाफ कितनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी कि बीच में ही पहले ही चुनाव से थोड़े दिन पहले 52 दिन ही मिला है वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री को। तो बीजेपी भी ये मानकर चली है। लेकिन हाँ, बीजेपी को अभी भी इस बात की उम्मीद है कि सरकार उसकी बनेगी। अब ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि खुद बीजेपी कह रही है कि 26 से 32 सीट आएगी लेकिन हम सरकार बनाएंगे। उनका मानना है कि कांग्रेस को इतनी मेजोरिटी नहीं आने जा रही है कि वो लोग सरकार बना लें और जो अन्य जो पार्टियां हैं उनको जितनी सीटें आएगी तो मिलीजुली सरकार बन जाएगी। बीजेपी नेताओं का दावा है कि दूसरी बार हम सत्ता में आए थे तो अब कौन सा बीजेपी को उतनी सीटें आ गई थी कि अकेले के दम पर सरकार बन गई। जब दूसरी बार में नहीं आई तो तीसरी बार में कहां से आ जाएगी। तो इस बार भी लेकिन हम मिलीजुली सरकार बना लेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो मैंने हरियाणा घूमा और वहां के लोगों से बात की और जो बातें समझ में मुझे आई कि लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा थी और उसका खामियाजा बीजेपी को इस चुनाव में वो आंकड़े भी बता रहे हैं। विकास, और आपसे मैं आपके पास आऊंगा, आगे आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन अनिल त्यागी सर, विकास ये कह रहे हैं कि नाराजगी थी और ये शायद नाराजगी बीजेपी भी समझ गई थी, इसीलिए वो नए मुख्यमंत्री के साथ गए चुनाव में, बावजूद इसके फायदा नहीं मिला। नहीं, निश्चित रूप से नाराजगी तो थी। और पिछली बार जब मैं 90 के 90 चुनाव क्षेत्र घूम के आया तो तभी से लग रहा था
कि मामला बहुत गड़बड़ है अब की बार भारतीय जनता पार्टी का, और मिलीजुली सरकार बनाने का सपना भारतीय जनता पार्टी को भूल जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो चुनाव है वो जनता बनाम भाजपा है। कांग्रेस को तो वोट डिफॉल्ट मोड में मिल रहा है, आप समझिए, और लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दे रहे हैं और उनको कांग्रेस से मतलब नहीं है। कांग्रेस के तो डिफॉल्ट मोड में वोट जा रहा है और सरकार वहां बनेगी। सरकार वहां, हरियाणा की जनता अब की बार कोई स्कोप नहीं छोड़ रही है कि कोई जोड़ तोड़ करने लायक छोड़े। आप 52 सीट से गिनना शुरू कर दीजिए कांग्रेस को, वो कहां जाके रुकेगी, क्योंकि 8 तारीख को पता चलेगा। और अभी जो सर्वे भी बता रहे हैं, क्योंकि ये सर्वे वाले भी डरे होते हैं इसके डर से, जब रिपब्लिक 59 सीट बता रहा है, जो कि रिपब्लिक घनघोर जो है भाजपावादी है और समर्थक है सरकार का, जब वो 59 सीट दे रहा है तो बाकियों के छोड़ दीजिए। भास्कर की 54 सीट आपने बताई है, जब अभी तो शुरू हुआ है ये सारा का सारा सिलसिला। लेकिन अगर आप अंबाला से और सोनीपत तक जो जीटी रोड थी उसमें लगभग 28 सीटें बैठती हैं, वहां पे लोगों ने इनकी पिच खोद दी, ना ये वहां बैटिंग कर सकते हैं ना बॉलिंग कर सकते हैं। 28 सीट तो उड़ गई, तो ये कहां से, यहीं से तो जीतते थे, यही तो बीजेपी का गढ़ था। थोड़ी बहुत उम्मीद, अगर इनको उम्मीद जो सीट आने की है वो साउथ हरियाणा और फरीदाबाद से है जी, बाकी सब गोलमाल है, आप समझिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सिरसा से कुछ सीट आएंगी, लेकिन सिरसा में बीजेपी 0 है। जो सीट आएंगी वो चौटाला की आएंगी या कांग्रेस की आएंगी, अभय सिंह चौटाला की जी। इवन गोपाल कांडा जैसा व्यक्ति जो आरोपित है और विवादास्पद है, उसकी सीट भी गोकुल सेतिया के कारण फंसी हुई है जी। आप समझिए, जो सीटें ओल्ड रोहतक की हैं 21 के करीब सीटें, उनमें से 15-16 सीटें तो कांग्रेस की, 5 या 4 सीटें आ रही हैं बिल्कुल बाकी लोगों की। तो इस तरह से जब आप देखेंगे पूरे हरियाणा को, मैं आपको एक सीट गिरा सकता हूं, ठीक है सर, तो लगभग 65 का आंकड़ा बैठता है जी। अब मैं उसको कंजर्वेटिवली 10% की छूट दे रहा हूं जी, तो आप उसको शुरू कर लीजिए 52 से। 52 तो सीट कांग्रेस की बड़ी कंफर्टेबल आ रही है। ठीक है सर, ठीक है, ओके, आपके हिसाब से 52 आ रही है। एनके सिंह साहब, पूरे चुनाव में क्या मुद्दा पहलवान जवान किसानी था? और दूसरा, अनिल त्यागी सर कह रहे हैं 52 तो आ रही है कंफर्म है, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? देखिए, डेमोक्रेसी में एक बेसिक चीज होती है कि पब्लिक परसेप्शन, आप मैसेजेस क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं उससे बनता है। अगर आपने 10 साल लगातार झूठ बोला है और बेरोजगारी को डिनाई किया है, और यहाँ तक डिनाई किया है कि अभी 4 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आती है, उसमें कहा जाता है कि अगर भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं कम हुई है तो हरियाणा में हुई। तो इससे नेगेटिव असर पड़ता है, क्योंकि भोगा हुआ यथार्थ जो है वो गुस्सा लाता है, ये झूठ बोल रहे हैं, हमारा बेटा तो बिना रोजगार के पड़ा हुआ है। तो अभी 4 दिन पहले मुझे हंसी आई देख के कि ये मोदी गवर्नमेंट फिर वही गलती कर रही है जो 2004 में कहा था इंडिया शाइनिंग, और सरकार हार गई, और हारी नहीं, अगले बार भी हारती रही। तो हकीकत यह है कि आप डिनायल मोड में थे। हरियाणा में जो तीनों मुद्दे आपने दिए, डिस्ट्रेस ऑफ फार्मर्स की स्थिति बहुत खराब है, बच्चे उनके पढ़ नहीं रहे, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये दोनों ने लेके एक बिल्डअप किया। आप जरा सोचिए, हरियाणा पर कैपिटा इनकम में 3रे नंबर पर है भारत में, यूपी काफी नीचे है पर कैपिटा इनकम में, यूपी में भी आपको आम चुनाव में वोट नहीं मिले जी, जबकि योगी ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया था, योगी का परफॉर्मेंस ठीक था। लेकिन हरियाणा कंपैरेटिवली ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, वहां भी नाराजगी है। लेकिन सर, हरियाणा में लोकसभा में लोगों ने 50-50 कर दिया। एग्जैक्टली 50, वही मैं कह रहा हूं कि पिछले का देखिए कि 10 के आए थे और यहाँ पे घट गए हरियाणा में। तो जब हरियाणा में आपके लोकसभा में भी घटे, यूपी में भी घटे, एक पर कैपिटा इनकम में काफी ऊपर है, दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफी नीचे है। तो ये मोदी गवर्नेंस को आप समझना चाहिए कि अब आप झूठ का ये आवरण रख के अगर आप चाहे
कि जनता को गुमराह करें तो 10 साल ज्यादा होते हैं। जी। पहले बार इलेक्शन में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा, तीसरे में ये नहीं चलता है। बिल्कुल तो यहाँ बेरोजगारी एक मुद्दा रहा है, कुश्ती और महिलाओं का जो वो हुआ है, विनेश फोगाट का जो मुद्दा था, विनेश ये फोगाट, बड़ा जी। मुद्दा रहा है। और एग्रेरियन डिस्ट्रेस जो रहा है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। मुझे लगता है कि इससे अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो चीजें साफ हो जाएंगी। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूं। विशाल ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए चंडीगढ़ से। विशाल, स्थिति तो पलट गई है और बीजेपी हैट्रिक नहीं लगा रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। आप तो ग्राउंड पर थे, आप तो 90 सीटों को समझ रहे थे, आपको उम्मीद थी जो फिलहाल एग्जिट पोल में तस्वीर दिख रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर हरियाणा की स्थिति को देखा जाए तो 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी जो है वो साफ देखने को मिल रही है। किसान से लेकर जो है बेरोजगार, खिलाड़ी और खासकर जो पोर्टल बनाए गए थे, 300 से 400 पोर्टल हरियाणा सरकार ने बनाए थे। हर सुविधा को देने की बात तो यहाँ पर सरकार कर रही थी, लेकिन उन पोर्टलों में कई तरह की खामियां थी और लोग जो थे उससे काफी परेशान थे इन पोर्टलों को लेकर। एक बड़ी वजह यह भी है जो लोग जिससे नाराज थे। लेकिन जिस तरह से किसानों को लेकर जो नाराजगी थी पूरे हरियाणा में, हालांकि बीजेपी जब धरातल पर आती थी तो ये कहती थी कि कहीं पर भी एंटी इनकमेंसी नहीं है, किसान बिल्कुल खुश है। जिस तरह से जो संकल्प पत्र लेकर आए उसमें से 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात कही और कहा कि लगातार हरियाणा में सबसे ज्यादा एमएसपी दी जा रही है। लेकिन जो जिस तरह से आंदोलन हुआ, किसानी आंदोलन जो सबने देखा दिल्ली में, अभी भी शंभू बॉर्डर पर जो है वो किसान बैठे हुए हैं, तो किसानों की नाराजगी जो है एक बड़ी वजह जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा को यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा जो है वो हरियाणा में है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से खिलाड़ियों को लेकर जो है वो नाराजगी देखने को मिली हरियाणा में, तो कहीं ना कहीं ये सारा मुद्दे थे जो हरियाणा की राजनीति में अब बदलाव की ओर जो है वो बढ़ रहा है और शायद कांग्रेस इसको कैश करने में जो है कहीं ना कहीं कामयाब रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे दल है आईएनएलडी जो बसपा के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है, जेजेपी यहाँ पर जो है वो चंद्रशेखर के साथ चुनाव लड़ रहा है और आम आदमी पार्टी का क्या फैक्टर रहता है, ये देखने दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार सत्ता की चाबी जो है वो किसके पास आती है। क्या कांग्रेस जो है वो बहुमत के साथ आती है या फिर कहीं पर जो है वो साथ का सहारा लेकर जो है आगे बढ़ती है। बिल्कुल, बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। विकास चंद, आप ये कह रहे थे कि बीजेपी 21-22 शायद संघ का जिक्र आप कर रहे थे, आवाज उस वक्त आपकी कट गई थी। न्यूज 18 इंडिया ये कह रहा है बीजेपी को 21 सीटें, कांग्रेस को 59 सीटें, आईएनएलडी को 4। तो जो बीजेपी के अंदर कलह थी विकास, जिसको आप बहुत बारीकी से समझते हैं, उसका भी नुकसान हुआ क्या? जी बिल्कुल नुकसान हुआ। आप देखें, जो आप आंकड़े की बात कर रहे थे वो संघ का है कि 18 से लेकर 22 के बीच में, यानी 20 का टैली उनकी तरफ से है। बीजेपी का कहना है कि 26 से लेकर 32 तक की संख्या उनके पास आ सकती है। ये इन लोगों का अपना आकलन है। लेकिन जहां तक रहा सवाल कि आप देखें कि चुनाव के अंत तक बीजेपी अपने अंदर के कलह को हरियाणा में शांत नहीं कर सकी। हाँ, एक डैमेज कंट्रोल करने में बीजेपी कामयाब रही कि जितने उसके कार्यकर्ता नाराज होकर प्रत्याशी बनकर मैदान में उतर गए थे या टिकट की दावेदारी कर विद्रोह कर अलग बैठ गए थे, उन लोगों में से बहुत सारे लोगों को बीजेपी समझाने में और मनाने में कामयाब रही और महज 8 ही ऐसे बागी थे जो मैदान में उतरे और वो चुनाव लड़े। आपका आंकड़ा अगर कांग्रेस में देखें तो वो 10 का रहा। लेकिन ये है कि भीतर घात बीजेपी ये मानकर चल रही है कि हुआ है, क्योंकि काफी उनके नेता और कार्यकर्ता असंतुष्ट थे और कलह बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। और बात ऐसी है कि देखें कि यह कलह आखिर हुआ क्यों, ऐसी परिस्थिति ही क्यों आई कि वो बीजेपी जो अनुशासित कही जाती है, संगठन वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उसमें इस तरीके का कलह क्यों? क्योंकि किसी भी तरह से बीजेपी किसी भी लेवल पे वहां मुझे कम से कम मैनेज करती हुई चीजों को नजर नहीं आई और जिसका नतीजा हुआ कि चुनाव में अब बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा। क्योंकि जिस तरीके से लोग आक्रोशित होकर आज वोट डाले हैं वो अपने आप में पूरी कहानी वो अपने आप में दिखाता है कि आखिर क्या है। विशाल ठाकुर भी हमारे साथ लगातार। लेकिन अनिल त्यागी सर, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं। विकास अगर ये कह रहे हैं, मैं आता हूं अनिल सर, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। विशाल, एक बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई किंग मेकर की भी भूमिका में होगा इस पूरे जितनी पार्टियां हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से चाहे कांग्रेस की बात करिए आप चाहे भाजपा की बात करिए, कई लोग ऐसे थे जो टिकट मांग रहे थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और 30 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर जो इंडिपेंडेंट हैं वो टक्कर दे रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या भाजपा के। और जिस तरह से हमेशा जब आप अगर ग्राउंड रिपोर्ट में अगर देखोगे आप, तो हमेशा ये कहा जा रहा है कि जो निर्दलीय हैं ये एक बड़ा फैक्टर होगा हरियाणा की राजनीति में। दूसरी तरफ जो आईएनएलडी और बसपा का गठबंधन है वो भी कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश
कोशिश कर रहा है कि 8 से 10 सीटें जो है आईएनएलडी और बसपा की यहां पर आएंगी और वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि कुछ सीटों पर हमारा प्रभाव है, हालांकि देखने को इतना नहीं मिला कि हरियाणा में उनका प्रभाव हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि सत्ता की चाबी हमारे पास है। लेकिन यहां पर निर्दलीय एक बड़ा फैक्टर होगा, चाहे वो कांग्रेस के हो या फिर भाजपा के। और भाजपा की रणनीति इस तरह से है कि अगर 30 से ऊपर सीटें अगर उनकी आती हैं और उसके साथ निर्दलियों को जोड़कर या फिर जो दूसरी छोटे पार्टियां उनसे जोड़कर सरकार बनाने की यहां पर बात कर सकते हैं। लेकिन जो निर्दलीय है वो एक बड़ा फैक्टर जो है वो हरियाणा की राजनीति में आने वाले दिनों में देखने होगा। ठीक है विशाल, जो आपने सवाल उठाया है कि बीजेपी को अगर जरूरत पड़ी तो वो किन पार्टी के पास जाएगी, उसके पास ऑप्शन क्या होगा, मैं ये सवाल एनके सिंह साहब से पूछूंगा। लेकिन उससे पहले अनिल त्यागी सर, एक सवाल ये है कि अगर विकास चंद्र ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी में जो कलह थी उसका नुकसान हुआ बीजेपी को, तो कलह तो सर कांग्रेस में भी थी। शैलजा जी को लेकर के तमाम सवाल उठाए गए, कुमारी शैलजा की मतभेद हैं, भूपेंद्र हुड्डा को लेकर के सारी चीजें, क्या उसका फर्क नहीं दिखा या वो मैनेजमेंट करने में सफल रहे, हुआ क्या? देखिए, हम पत्रकार लोग ना बड़े विद्वान होते हैं और एकेडमिक डिस्कशन बहुत करते हैं कि दलित है शैलजा भारतीय जनता पार्टी के जो दलित गुब्बारे की हवा राहुल गांधी ने परसों निकाल दी महेंद्रगढ़ में अशोक तंवर को ला करके। उन्होंने शैलजा को भी कट डाउन कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को भी कट डाउन कर दिया। मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूं, ये 32 सीटें 36 सीटें 20-22 सीटें, ये एकेडमिक डिस्कशन है। जो आपने कहा बीएसपी जेजेपी के साथ चंद्रशेखर रावण, आप, इनका कोई वजूद नहीं है हरियाणा में। हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया है, गुस्से में वोट दिया है। सन 85 सर, के मैं आपको बाद माफी के साथ रोक रहा हूं, इस वक्त भूपेंद्र हुड्डा कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। उनसे उनकी राय जाने जाएगी, हाईकमांड फैसला करेंगे, जो भी फैसला करेंगे मंजूर होगा। शैलजा जी भी अलग सबका अधिकार है, आप भी उम्मीदवार हो सकते, कोई ये थोड़ा ही। आप भी अपना पुट योर हैट, हु से नो, दिस इज डेमोक्रेसी, एवरीबॉडी शुड एस्पायर। और जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे इसका मतलब उतनी कांग्रेस पार्टी मजबूत है। आपको लगता है शैलजा जी का भी अधिकार है? क्यों नहीं है, हमारी सीनियर लीडर है वो, क्यों नहीं है। हुड्डा को सुन रहे थे, उनसे भी ये सवाल पूछा गया कि शैलजा जी, उन्होंने कहा हमारी सीनियर लीडर है। अनिल त्यागी सर, आप कंटिन्यू करिए। पुरानी कहावत है कि जिस पैर के नीचे गर्दन फंसी हो उसको सहलाते रहना पड़ता है। हुड्डा वही कर रहे हैं। अभी गर्दन फंसी हुई है तो पैर तो सहलाने ही पड़ेंगे। हाँ, आप हरियाणा में, मैं ये निवेदन कर रहा था कि आपको कि जो बसपा, अभय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, केजरीवाल, इन सब की जो चर्चा कर रहे हैं नगण्य है। ये सब लाए ही भारतीय जनता पार्टी के थ्रू थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भूल गई ये एकेडमिक स्टेट नहीं है, ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेट है। मैं आपसे जो जिक्र कर रहा था कि सन 86 में 85 में मैं देवीलाल के साथ पूरे 90 के 90 चुनाव क्षेत्रों में गया, ऐसी आंधी मैंने नहीं देखी। इसके बीच में हरियाणा में इस तरह का गुस्सा भी किसी के प्रति नहीं आया। मैं सन 85 के बाद 2024 में जनता का गुस्सा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रति देख रहा हूं कि आप सब कुछ हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को विदा करना है। ये गुस्सा मैंने कभी सन 85 के बाद पहली बार देखा है। आप मुझसे कहेंगे 2004 में क्यों नहीं हुआ, 2009 में गुस्सा नहीं था। लोग नरेंद्र मोदी के जो भाव विभोर प्रोग्राम था उससे मोहित थे, लोग वोट दे रहे थे। उन्होंने कभी खट्टर को वोट नहीं दिया हरियाणा में। और हरियाणा में आप ये समझिए बीजेपी का महल है, उस महल में सदस्य नहीं है, सब सदस्य आयातित हैं। ये कंट्राडिक्शन है बीजेपी का, आप समझिए। बीजेपी एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दल है, लेकिन अपने लोग नहीं है उनके पास। उनके पास जो अपने 5-6 लोग थे वो तो खट्टर साहब ने निपटा दिए, उसी का नतीजा भुगत रहे खट्टर साहब। ये जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनके लिए सर एक नई जानकारी आपने दी कि भाई 85 के बाद से ये नाराजगी पहली बार आपने देखी है और बीजेपी को लेकर के नाराजगी थी। इनके सिंह साहब, फिर वही सवाल है कि जैसा विकास कह रहे थे या विशाल कह रहे थे कि भाई अगर मान लीजिए जरूरत पड़ती है बीजेपी को, जैसा बीजेपी दावा कर रही है कि हम सरकार बनाएंगे, अनिल त्यागी सर तो सहमत थे, उन्होंने कहा भाई कांग्रेस की सरकार तो आ रही, लेकिन अगर मान लीजिए 1% जरूरत पड़ती है तो ये कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे सबसे पहले?
नहीं, ये वैसे इसकी पॉसिबिलिटी है नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये कोई बार नहीं होता कि वो नहीं बनाएंगे। आपने देखा कि इस देश के इतिहास में कम्युनिस्टों के साथ भी बीजेपी ने पार्टी बनाई है, सरकार बनाई है। तो लिहाजा ये कोई टैबू नहीं है कि वो किसके साथ बनाएंगे, कोई ताजुब नहीं। अगर आप चाहे तो बीजेपी आपको भी साथ ले सकती है, ये अलग बात है कि आपके लिए वो हाराकिरी होगी। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जहां तक इसका सवाल है कि कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके आ रही है, इसमें मुझे लगता है कोई बहुत ये दीवारों पे लिखा हुआ है और इसे समझने में हमें गलती नहीं करनी चाहिए। हाँ, इसकी एनालिसिस जब हम करते हैं तो दो तरह से होती है, मैक्रो एनालिसिस मतलब व्यापक एनालिसिस और माइक्रो एनालिसिस। माइक्रो में होता है कि इस कैंडिडेट की जगह उस कैंडिडेट को टिकट दे दिया होता है, इस जाति के लोग होते तो इस जाति का कैंडिडेट होता तो ज्यादा वोट मिलते। ये मैक्रो एनालिसिस मोदी जी ने 10 साल में खत्म कर दिया है, क्योंकि उनका अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इन सब से भारी था। लेकिन 10 साल के बाद हुआ ये कि आपने रीजनल लीडरशिप खत्म कर दी। हरियाणा हो, आपका छोड़ दीजिए हरियाणा, तमाम राज्यों में आप चीफ मिनिस्टर नहीं डिक्लेयर करते हैं। आपने देखा कि चुनाव के पहले चीफ मिनिस्टर हरियाणा में बदल देना, ये क्या था? क्योंकि आप रीजनल लीडरशिप को ग्रो नहीं करने दे रहे। अब या तो आपकी मकबूलियत उसी तरह 10 साल में बनी रही हो, या रीजनल लीडरशिप ग्रो करे। ये दो ही तरीके होते हैं जिससे आपको वोट मिलते हैं। मोदी जी ने रीजनल लीडरशिप ग्रो नहीं करने दी। नतीजा ये हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन से नाराजगी थी, गवर्नेंस से नाराजगी थी, वो पूरी तरह जनता ने, जैसा बताया गया, कि वो एक एंगर के रूप में आ गया है। और हरियाणा में ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो एंगर रहेगा। इससे शिक्षा ये मिलेगी बीजेपी को कि बाकी राज्यों में भी ये स्थिति बन सकती है, क्योंकि 2024 एक इंडिकेटर था जनरल इलेक्शन, हरियाणा में दोबारा हुआ, वहां भी यह स्थिति है, जबकि वो प्रॉस्पेरिटी वाला स्टेट है। तो ये एक बीजेपी के लिए सबक होगा आने वाले दिनों में कि हम अपने गवर्नेंस की क्वालिटी या तो बढ़ाएं या जो नाराजगी के वो हैं वो हटाएं। जैसे बेरोजगारी है, बेरोजगारी हरियाणा में चीख चीख के ये बात कह रही है, रूरल डिस्ट्रेस चीख चीख के ये बात कह रहा है। ये तो कि एक बच्चा भी सड़क का समझ सकता था कि हरियाणा में रूरल डिस्ट्रेस जबरदस्त है, हरियाणा में बेरोजगारी बेपनाह है। अगर इससे भी आप मुंह मोड़े और एक रिपोर्ट सरकारी बनवा ले और कह दे कि नहीं साहब यहाँ बल्ले बल्ले है, यहाँ तो साहब बिल्कुल फर्स्ट क्लास, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कम हरियाणा में हुई है, तो जो एंगर होगा जनता का वो सीधे बैलेट बॉक्स पे दिखाई देगा और यही वहां पे होता है। ठीक है सर। विकास, मुझे एक चीज बताइए कि अभी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा भाई खट्टर के पोस्टर नहीं लगाए गए, सही बात है नहीं लगाए गए, नाराजगी थी खट्टर के खिलाफ, लेकिन उन्हीं खट्टर को लोगों ने लोकसभा में जिताया और फिर केंद्र ने उनको मंत्री बना दिया और बड़े मंत्रालय भी दिए। आपने कि खट्टर को उन्हीं लोगों ने जिता दिया और फिर आके केंद्र में वो मंत्री बन गए, तो राजनीतिक कह सकते हैं कि मजबूरी भी है। और लोकसभा के चुनाव का जो माहौल होता है और विधानसभा के चुनावी माहौल में काफ़ी अंतर होता है। और फिर आप चले जाएं ग्राम प्रधानी के चुनाव में तो उसका माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है। तो हर जगह के जो जितने भी चुनाव होते हैं, लेकिन खट्टर से जो नाराजगी थी उसको लेकर के सवाल तो बनता है विकास की, भाई अगर इतनी ही नाराजगी थी खट्टर से तो फिर तो लोकसभा में जिताया ही ना। अगर आप जितने लोकसभा आप देख लें कि जितने लोग उनके लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं उसमें कितने में खट्टर को जितनी वोटें मिली हैं वो वहाँ इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति होती है। क्योंकि इसीलिए लोकसभा में और विधानसभा में लोग, जैसे दिल्ली में आप देखें कि सारी सीटें मिल जाती हैं बीजेपी को लोकसभा में और विधानसभा के लिए बीजेपी तरस जाती है, तो आखिर वही दिल्ली है, लेकिन स्थिति बदल जाती है चूंकि दोनों के मुद्दे और एजेंडे अलग हो जाते हैं। आप देखें हरियाणा में बीजेपी ने भी अपनी कम ताकत नहीं झोंकी। हालांकि देखें आप लास्ट के जो अंतिम के 2 दिन थे, बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता हरियाणा में प्रचार करने नहीं गया। 1 तारीख को प्रधानमंत्री की अंतिम रैली हुई और उस 1 तारीख से लेकर के और जब 3 तारीख तक की बात कहें कोई बड़ा नेता नहीं गया प्रचार करने। तब मुझे लगता है कि शायद इन लोगों को पहले ही ऐसा लग गया कि अब स्थिति वहां हमारे लिए अनुकूल नहीं है और हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं। नहीं तो इस तरीके से हरियाणा को छोड़ा नहीं गया होता, क्योंकि बीजेपी की ऐसी प्रवृत्ति, चुनावी प्रवृत्ति कम से कम ऐसी नहीं है। आप देखें 250 से ज्यादा बड़ी रैलियां बीजेपी की तरफ से की गई, जिसमें 4 प्रधानमंत्री की बड़ी रैली, 12 अमित शाह की रैली, नड्डा भी वहां दौड़ते रहे, राजनाथ सिंह की भी सभाएं हुई, योगी
आदित्यनाथ की भी सभा, यानी कुल मिलाकर 250। लेकिन लास्ट के अंतिम के 2 दिनों में कोई भी बड़ा नेता वहां पर नहीं गया। वो साफ दिखाई दे रहा था कि बीजेपी के खिलाफ लोगों का मूड है, लोग आक्रोशित हैं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ताकत लगाए रखी, क्योंकि बीजेपी का मानना था कि जो गैर जाट की वो राजनीति करती है, और बीजेपी का हर नेता ये दलील दे रहा था जब हम चुनाव कवर कर रहे थे कि आखिर जाट कितने प्रतिशत है, अगर उतने हैं, बाकी तो गैर जाट ही हैं, और ये फार्मूला बीजेपी का चला भी है हरियाणा में। तो उनका कहना था कि हमारे वोटर जो हैं वो साइलेंट है, क्योंकि हर पार्टी अपना अपना दलील रखती ही है, अपने अपने हिसाब से दलील पेश करती है, अपने हिसाब से आंकड़े पेश करती है। तो बीजेपी के नेता भी पेश करते रहे, लेकिन बीजेपी के जो रणनीतिकार थे वो पहले इस बात को भांप गए थे कि इस बार हरियाणा की जो राजनीति है वो उनके अनुकूल नहीं है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। मेरे सहयोगी मोहित राज दुबे भी जुड़ गए हैं, मैं मोहित के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अनिल सर एक सवाल आपसे है कि भाई बीजेपी के खिलाफ तो नाराजगी थी, उसकी चर्चा हमने कर ली, लेकिन कांग्रेस के लिए प्लस क्या था हरियाणा में, यह जानना जरूरी है। मैंने तो आपसे कहा कांग्रेस के लिए प्लस कुछ नहीं था। कांग्रेस डिफॉल्ट मोड में जीती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जवानों की पिटाई की, किसानों की पिटाई की, पंचायत प्रधानों की पिटाई की, महिला आंगनवाड़ी की पिटाई की, किसानों के रास्ते में कीले ठोक दी। समाज का कोई, मैं आपको बताऊं, मैं हरियाणा में जब गया तो हिसार जैसा छोटा डिस्ट्रिक्ट, छोटे शहर में 3 बड़े धरने थे। टेलीविजन वाले धरने पे बैठे हैं, एयरपोर्ट वाले धरने पे बैठे हैं, किसान इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए बैठे धरने पे बैठे हैं। समाज का कोई अंग पिछले 5 साल में ऐसा नहीं बचा जिसकी पिटाई और धुनाई बीजेपी ने नहीं की हो। कांग्रेस को कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। कांग्रेस में तो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा ने यह किया कि वर्कर की शादी में जाना, वर्कर के मातम में जाना, बाढ़ आ गई तो ट्रैक्टर से जुलूस निकालना, इतना काम किया, बाकी कुछ नहीं किया। लोग पीड़ित हो गए, प्रताड़ित हो गए। जब ये तय कर लिया कि इनसे पिंड छुड़ाना है, तब जाकर के वोट मिला है कांग्रेस को। ये भाजपा के जो, देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं बड़े सीरियस नोट पे, कोई चैनल डिस्कस नहीं कर रहा है। आने वाले 20 साल इस देश के लिए खतरे की घंटी है। हरियाणा तो शुरुआत है, बीजेपी उसका आकलन ही नहीं कर पा रही है। हर 20 साल में सरकारी नौकरी, सरकारी दवाई और सरकारी शिक्षा और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अर्बन टाउन प्लानिंग, डिजास्टर और साफ पानी और साफ हवा, ये मिलेंगी नहीं 20 साल में। आप समझिए, अगर बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी ये नहीं सोचेगी। आपको बता रहा हूं, अभी तो महाराष्ट्र में आप देख लीजिएगा, झारखंड में देख लीजिएगा, कैसे तोते उड़ेंगे सबके, किसी को समझ में नहीं आएगा हम हार क्यों गए। बीजेपी पास्ट होने जा रही है, फ्यूचर जनता होने जा रही है। जनता ने तय कर लिया है कि जो मुद्दे हमारे, जो मिसाइल हैं, अगर वो तय नहीं करेंगे और उनको सॉल्व नहीं करेंगे, हम नहीं जताने वाले हैं किसी को। लोगों को सोचना पड़ेगा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल गवर्नेंस का क्या होगा जी। अगर आपके मेरे जीवन से ये 3 चीज चली जाएंगी तो क्या होगा? नौकरी नहीं है, ये लोग इजराइल जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, आप हंस रहे हैं लोग। ये बीजेपी का जो डिस्कनेक्ट हुआ जो आम मासिस से, वो गड़बड़ हो गया जी। इनको समझ में नहीं आया कि मासिस से कैसे कनेक्ट करना है। तो ये डिस्कनेक्ट के खिलाफ वोट है भारतीय जनता पार्टी का। ओके सर। भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अब ये फ्यूचर का आप हरियाणा में भाजपा आज से पास्ट टेंस में है जी, फ्यूचर टेंस कांग्रेस का है। और एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुन लीजिए। अगर भाजपा इस बार हार गई तो अगली लड़ाई कांग्रेस के साथ लोकदल अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला को होगी। बीजेपी फिर हाशिए पे होगी और देवीलाल की तरह से बीजेपी का हाथ पकड़ के दोनों लोग चलाएंगे। कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा बीजेपी को स्टेट में। ठीक है सर। मोहित राज दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं इनके सिंह साहब आपके पास आऊंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि भाई राम रहीम का भी कोई फायदा नहीं मिला बीजेपी को, अगर यही एग्जिट पोल अगर एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं तो। लेकिन मोहित, भूपेंद्र हुड्डा अभी बात कर रहे थे मीडिया से, उन्होंने कहा कि शैलजा सीनियर लीडर हैं। पार्टी के भीतर इस तरह की बातें बहुत सारी आई कि शैलजा नाराज हैं, इसको लेकर के बहुत सारी बातें सामने। अब वो इस एग्जैक्ट पोल के बाद कोई रास्ता निकलेगा या वो नाराजगी भी बनी रहेगी? इसका क्या फर्क पड़ेगा आने वाले वक्त में? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है कि क्या शैलजा अभी भी नाराज हैं। देखिए, आपको याद होगा कि 13 दिनों तक
कुमारी शैलजा प्रचार में नहीं उतरी थी। 13 दिनों तक जब हमने उनसे बात की कि आप प्रचार में क्यों नहीं जा रही हैं, तो उनका कहना था कि जो रूठे कार्यकर्ता हैं उनको मना रही हूँ, उनमें हवा भर रही हूँ ताकि वो जाएं, जमीन पर उतरें और वहाँ पर जाके पार्टी के लिए काम करें। दरअसल टिकटों में जो बंटवारा हुआ था उसको लेके वो नाराज थी, चुनाव उनको नहीं लड़वाया गया, उसको लेके कहीं ना कहीं उनके मन में जो है दुख था। उसके बाद राहुल गांधी ने उनके साथ बैठक की, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके साथ बैठक की। बैठक के बाद थोड़े हमें कह सकते हैं कि उनका मन जो है ठीक हुआ। उसके बाद वो चुनाव प्रचार में गई, लेकिन सबसे पहली सभा उन्होंने असंध में की थी। असंध में जहां राहुल गांधी गए थे, उनके इलाके में राहुल गांधी ने टाइम दिया था, वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे। वहां भी राहुल गांधी ने कोशिश की कि दोनों नेताओं के बीच जो भी मतभेद हैं, उन मनभेद हैं, उनको खत्म कर लिया जाए। उसके बाद जो है राहुल गांधी ने जब अंबाला से लेकर कुरुक्षेत्र तक यात्रा की थी, उस यात्रा में राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा का हाथ पकड़कर, हुड्डा का हाथ पकड़कर दोनों को हाथ मिलवाया, ताकि जो मैसेज जमीन पे जाने वाला था या भारतीय जनता पार्टी जो लेके जा रही थी कि भाई इनमें तो गुटबाजी है, ये जीतेंगे क्या, ये हरियाणा को चलाएंगे क्या, तो उसको खत्म करने की राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की। और देखिए जैसे अभी अनिल सर जो बात कर रहे थे, तो इसमें लौट रहा हूं और आपसे लंबी चर्चा करनी है इसको लेकर के, क्योंकि आप तो उन तमाम सीटों पर गए।